हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को। दोस्तों, क्रेजी जीके ट्रिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे 6 मिलियन प्लस छात्र जो हैं जुड़ चुके हैं और इन लोगों ने जुड़ करके विभिन्न अपनी अलग अलग कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करके सफलता पाई है। उसी क्रम में क्रेजी जीके ट्रिक आज से सीटेट के लिए या यूँ कह सकते हैं कि आने वाली कोई भी शिक्षक भर्ती टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपके सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट या जो भी स्टेट वाइज टेट है उन सभी के लिए कोर्सेज शुरू कर रहा है। यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी और आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो आए तो उससे आप रूबरू हो सके। रूट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। रूट ऐप पर इसका आपको कोर्स भी मिल जाएगा और वहां पर इसके आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सीटेट के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी शुरुआत कर रहे हैं और आज का जो पहला टॉपिक है वह है अपना लर्निंग कर्व एंड प्लेटू। ठीक है, सीखने के वक्र और पठार हम लोग समझने में फोकस करेंगे। जो आप लोगों के डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में उसको करिएगा, उसका रिप्लाई आपको किया जाएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये देखिए सीटेट है, ठीक है, इसमें सारे टीचिंग एग्जाम कवर कराए जाएंगे। सीटेट ही नहीं, जितने भी आपके चाहे वो दिल्ली के डीएसएसबी हो, एमपी टेट हो, बीपीएससी हो, देखिए बिहार का पेपर है हो रहा है इस वक्त एग्जाम, वहाँ पे रीट हो राजस्थान का या सुपर टेट हो किसी भी स्टेट का। कोर्सेज अवेलेबल है क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर भी और रूट ऐप पर भी। आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, सारे टॉपिक आपको इसमें कवर कराए जाएंगे। कोई डाउट हो तो ये जो नंबर दिए गए हैं इनको आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। देखिए पहला क्या है, अधिगम वक्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ लर्निंग कर्व। देखिए यदि हम अपने सीखने की गति को ग्राफ पेपर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जीवन में, सबसे पहले छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, साइकिल चलाना सीखेगा। फिर किस पे आएगा वो, फिर वो बाइक चलाना सीखेगा, फिर कार, और फिर धीरे धीरे एक न दिन कभी वो जो है प्लेन भी उड़ाएगा। ठीक, अगर उसकी उसमें इंटरेस्ट रही। यानी कि धीरे धीरे अपने जीवन में अनेक नई बातें, नए कार्य एवं नए विषय को सीखते हैं। ठीक है, किसी लैंग्वेज को सीखना है, इंग्लिश पढ़ना सीख लिया, जापानी सीख ली, है ना, और कोई पिक्चर बनाना है उसको बना रहे, धीरे धीरे हम इस सब चीज़ को सीखते हैं। लेकिन सबको जब सीखते हैं तो उसकी कोई गति क्या सबकी एक समान थोड़ी रहती है कि जो भी सीख रहा है वो शुरुआत से एकदम बहुत तेज़ी से सीख रहा है। ठीक है, कोई सीख रहा है फिर उसके बाद सीखने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जहाँ उसके अनुकूल वातावरण नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी सीखने की गति डाउन हो जाएगी। तो वो चीज़ क्या होगी, धीरे धीरे कभी तेज और कभी धीमी होगी। और इसी को जब हम लोग ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो वो क्या बनता है, अधिगम वक्र या सीखने का वक्र या लर्निंग कर्व बनता है। जैसे कि आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, ये पूरा टॉपिक आपको क्रिकेट से रिलेट करा के समझाया जाएगा और पूरा टॉपिक अंत तक देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए क्रिकेट मैच में क्या होता है, मान लीजिए इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का। अब पहले इंडिया ने बैटिंग की तो इंडिया ने पहले कुछ ओवर ज़्यादा रन बनाए, फिर कम रन बनाए, फिर ज़्यादा बनाए, फिर कम बनाए और फाइनल में पावर प्ले में लास्ट में और ज़्यादा बनाए। सपोज कीजिए इंडिया ने बना दिए 360 रन। अब फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया खेलना चालू की, उसके शुरुआत में ही 3-4 विकेट गिर गए तो ग्राफ उसका डाउन हो गया। फिर उसके मिडिल ओवर में बहुत ज़्यादा रन बनाए और फाइनली फिर लास्ट में उसके विकेट गिर गए और वो हार गई। तो ये बन गया एक ग्राफ, है ना, सीखने का बन गया एक ग्राफ। ये अधिगम वक्र एक पद्धति है जिसके द्वारा अधिगम यानी कि लर्निंग को प्रकट किया जाता है कि किस बच्चे ने कितना सीखा, उसकी प्रोग्रेस क्या रही, है ना, उसकी प्रोग्रेस क्या रही और उसकी डाउनफॉल क्या रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी कुछ डिफिनेशंस। अधिगम वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। द लर्निंग कर्व एक्सप्रेसेस द प्रोग्रेस और डिक्लाइन इन लर्निंग। ठीक, उसके बाद देखते हैं, ये देखिए ग्राफ है, यहाँ पे क्या है, देखिए टाइम है, किस बच्चे ने कितने समय में क्या सीखा और कौन सी स्किल सीखी। ठीक है, ये यहाँ पे टाइम, समय और उसकी स्किल कितनी सीखी। कुछ बच्चे होते हैं स्मार्ट होते हैं, उनके
उनके जो वातावरण है अनुकूलन के हिसाब से है, आनुवंशिकता हेरिडिटी, उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, पढ़े लिखे हैं और उनको उस तरह का वातावरण मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, उनको टाइम कम लगेगा और स्किल ज़्यादा सीखेंगे। कुछ बच्चों में क्या है, ऐसी सुविधाएं नहीं है तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, स्किल कम सीखेंगे। तो यही उतार चढ़ाव जो है, प्रोग्रेस और डिक्लाइन, इसी को लर्निंग कर्व के माध्यम से दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्किनर साहब आ गए हैं और कुछ परिभाषाएं हैं जो अधिगम वक्र की हैं, उसको देख लेते हैं। चार्ल्स स्किनर, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति को वर्गांकित कागज पर ब्यौरा है। ठीक है, चार्ट पेपर पर वर्गांकित कागज पर उसका ब्यौरा है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये स्किनर साहब का है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अलेक्जेंडर साहब ने क्या कहा। अलेक्जेंडर ने कहा कि जब आंकड़ों को वर्गांकित कागज पर अंकित किया जाता है तो वह वक्र बन जाता है। बात दोनों लोगों ने एक ही कही है, बस खाली स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछेगा तो आपको एज इट इज ही इसको याद करके जाना है। ठीक, यह है उन्नतोत्तर अधिगम वक्र। 3 तरह के हैं, आगे इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, गेट साहब आ गए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है कि किस बच्चे ने किस लेवल तक सीखा, कितने समय में सीखा और क्या सीखा, ये सारी चीजें अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व बताता है। ये आप देख लीजिए, ये क्या हुआ, प्रैक्टिस के डेज है ना, प्रैक्टिस के डेज की बात हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद ऊपर क्या है, धीमी गति से तेज गति से। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे, देखिए ना आप, शुरुआत में प्रैक्टिस है, ये लिखा हुआ 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, और कितना सीखा उसने, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, ऐसे सीखता चला गया। शुरुआत में धीमा थी उसकी गति सीखने की बच्चे की, बाद में तेज से तेजी होगी, फिर धीमी हो गई, फिर तीव्र हो गई। तो ये क्या बन गया, एक मिश्रित कर्व बन गया। इसका भी एक बहुत बेहतरीन उदाहरण आपको आगे मिलने वाला है। रैमर्स आए, रैमर्स ने क्या कहा और उनके सहयोगियों के अनुसार कि सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। द लर्निंग कर्व इज अ पैटर्न ऑफ पार्शियल लर्निंग ऑफ अ गिवन एक्टिविटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसलिए बताना जरूरी है। आगे हम लोग उसकी वो देख लेते हैं, विशेषताएं क्या है। देखिए, अधिगम वक्र की अनियमितता, इरेगुलरिटी ऑफ लर्निंग कर्व। जब अधिगम वक्र बनता है तो उसमें कुछ अनियमितता पाई जाती, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, अब उसको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है वो उसके अनुकूल नहीं है, वो उसके अनुकूल नहीं है। ठीक, उसको अच्छा पोषण युक्त खाना नहीं मिल रहा है, यानी कि उसका शारीरिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। और जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि, ये भी जो है टीचर के द्वारा गलत है। तो क्या होगा वहां पर, वो जब सीखेगा, ये मान लीजिए यहाँ पे बनेगा, सीखेगा, अगर ये सारी चीज़ें बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है तो जब सीखेगा तो वो शुरुआत में ही उसकी गति धीमी हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा और ये जो उसकी सीखने की गति ऐसे ही चलती रहेगी, वो सीख नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से रहेंगी तो वो सीख लेगा। इसलिए अधिगम वक्र में अनियमितता भी पाई जाती है। जैसे कि कोई छात्र है, कोई स्टूडेंट है, अब वो इंग्लिश में जो है बहुत ही तेज है, इंग्लिश में एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, और जब भी मैथ का एग्जाम आता है तो वो 0 हो जाता है, मैथ में वो 0 हो जाता है और इंग्लिश में फर्स्ट क्लास है। क्यों? क्योंकि सीखने में उसकी जो है इरेगुलरिटी है, अनियमितता है। मान लीजिए बच्चा है, वो सीख रहा है, स्कूल जा रहा है डेली, अब घर में कहीं शादी पड़ गई, अभी शादियों को सीजन भी चल रहा है, कहीं शादी पड़ गई या कोई घटना घट गई, या मान लीजिए कहीं और चला गया, तो क्या हुआ, वो 15-20 दिन 25 दिन जो भी उसने स्कूल बंक किया उसका नुकसान हुआ। तो वहाँ पे क्या होगा कि सीखने की गति धीमी हो जाएगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी तो खत्म होगा। इसलिए जो है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है अधिगम वक्र की। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिए, कार्य कारण का संबंध ज्ञात होना, नोइंग द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अधिगम वक्र से यह पता चलता है कि सीखने की क्रिया और उसको प्रेरित करने वाले साधन और कारकों में क्या संबंध है। अगर ये अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से सीखेगा बच्चा। खराब है तो भाई उन्नति नहीं होगी, अवनति होगी। ठीक, यानी कि कारण जरूरी है, कार्य और कारण कि बच्चे को क्या सीखना है। ठीक,
सीखने का कारण क्या है ये भी उसको पता होना चाहिए, आखिरकार वो क्यों सीख रहा है, उसका आगे चल के फ्यूचर में यूज़ क्या करेगा। और ये दोनों चीज़ें, उसको सीखना क्या है यानी कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और उसका कारण क्या है आगे चल के उसमें उसको क्या हासिल होगा, क्या बेनिफिट होगा। जब ये दोनों चीज़ों का रिलेशन अच्छा होगा तो बच्चों का जो अधिगम वक्र है या जो सीखने की क्षमता है, सीखने का कर्व है, वो बड़ा अच्छा बनेगा, क्योंकि वो सीखेंगे अच्छे से। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये एज के हिसाब से धीरे धीरे जैसे उनकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके कर्व के एक अच्छे तरीका बनेगा, उनको सीखने की आदत पड़ जाएगी। तीसरा है शारीरिक एवं मानसिक क्षमता की जानकारी होना। बच्चे को किसी प्रकार से ऐसा तो नहीं है कि कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद नहीं पूरी हो रही, फिजिकल शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है, उसके कॉन्फिडेंस में कमी है, आत्मविश्वास में अगर कमी है, तो उसकी याददाश्त क्या कमज़ोर है, बाकी बच्चों की तरह उसको याददाश्त उतनी तेज नहीं रहती है, या फिर उसको बेहतर नींद नहीं मिल रही। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ कुछ है, इन सबको दूर करके एक अच्छा लर्निंग कर्व बन सकता है। अगर बच्चे इन सब से दूर रहें और ये सारी कमी पकड़ करके बच्चों से हटा दी जाए तो बच्चे कम समय में ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए शारीरिक और मानसिक क्षमता की जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इससे होता क्या है कि जब बच्चे की उन्नति यानी कि जब वो ग्रोथ कर रहा है, वो हाई लेवल पे है, तो इसका मतलब उसको ये सारी चीज़ें नहीं है। और अगर वो फिजिकल रूप से कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है वो लॉस करेगा, वो कुछ भी सीखेगा नहीं, वो डाउन जाएगा। इसलिए शारीरिक और मानसिक क्षमता की जानकारी बहुत जरूरी है, फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी की, बच्चे की क्षमता क्या है, ये सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीखने में उन्नति, प्रोग्रेस इन लर्निंग। ये देखिए होता क्या है कि अधिगम वक्र को जो सीखने की लर्निंग है, उन्नति का ज्ञान, इसको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? इसको हम लोग बांट सकते हैं 3 भागों में, ठीक। कौन कौन सा? एक होता है आपका पहला जिसको बोलते हैं प्रारंभिक स्टेज, उसके बाद आता है दूसरा, वो उसको बोलते हैं मध्य स्तर या मध्य स्टेज, मिडिल स्टेज। उसके बाद आता है आपका तीसरा अंतिम लास्ट स्टेज, यानी कि सीखने की, बच्चे की सीखने की उन्नति, उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। और इन तीनों ही दशाओं में जो सीखने की उन्नति होती है वो क्या होती है? एक समान नहीं होती, किसी की तेज होगी, किसी की ज़्यादा होगी, है ना। मैंने बताया नहीं, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों की बड़ी डिटेल जानकारी होनी चाहिए बच्चे के बारे में, तभी वो उसको एक टीचर बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है कि उसको कैसे सिखाना है, क्या कमी है, कहाँ दूर करना है उस कमी को, और उसको आगे मुख्यधारा में बच्चे को लाया जा सकता है। दोस्तों, रूट ऐप पर जो इसके सीटेट के ऑलरेडी चाइल्ड साइकोलॉजी के वहाँ पे वीडियो पढ़ चुके हैं और उनकी पीडीएफ भी उपलब्ध है, आप लोग उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर उसको जाके देख सकते हैं। स्टार्ट एवं ओगडन, ठीक है, स्टार्ट एवं ओगडन ने ये कहा था, एक चीज जान लीजिए, स्टार्ट क्या नाम है, स्टार्ट प्लस 2 लोग थे ये, ओगडन, इन्होंने कहा था कि उन्नति की गति समान नहीं होती। किसकी? उन्नति की गति समान नहीं होती, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट और ओगडन ने इसको कहा था, और यह भी कहा था कि जो अंतिम अवस्था है उसकी तुलना में प्रारंभिक अवस्था में उन्नति की गति बहुत तेज होती है। यानी कि अगर बात करें अंतिम अवस्था की, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में सबसे पहले पावर प्ले रोहित शर्मा, शुभम गिल बैटिंग करने आए, और इस वर्ल्ड कप में तो इंडिया ने वैसे भी शुरुआत के 10 ओवर में बहुत ही ज़्यादा रन, यानी कि बहुत ही तेज़ी से रन बनाए। तो शुरुआत में क्या था, बहुत तेज़ी में था, और लास्ट में क्या है, विकेट गिर गए और वो धीमे हो गई रन बनाने की गति। वैसे ही बच्चों में होता है, सीखने की उन्नति जो होती है पहले स्टेज में सबसे ज़्यादा होती है, और अंत तक आते आते उसमें जो है थोड़ी सी कमी आ जाती है, ठीक है ना, अंत में आते आते उसमें कुछ कमी हो जाती है। ये किसने कहा था? स्टार्ट एवं ओगडन ने कहा था। बात करते हैं प्रारंभिक स्तर अवस्था की, तो सकारात्मक अधिगम वक्रों में, यानी कि पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वक्र है जिसमें बच्चे काफ़ी सीखे, उसमें जो प्रारंभिक स्तर होता है वो 0 से कम होता है, ठीक है, 0 या उससे कम होता है। वक्र रेखा कोई विशेष उन्नति नहीं दिखाई देती। जाहिर सी बात है, जब भी कोई आप वक्र को शुरू करेंगे तो शुरुआत में तो 0 से शुरू होगी। अगर 100 रन 300 रन बने हैं इंडिया के, तो शुरुआत में पहले तो 0 ही बनेगा, जब पहली बार खेली जाएंगे तब जाके शुरू होगा। तो शुरुआत में ये होता है 0, ठीक, और उसमें कोई विशेष उन्नति दिखाई नहीं देती।
अब उसके बाद क्या होता है कि अधिगम स्थिति में समायोजन ना हो पाना इसका मुख्य कारण है। जब अधिगम करता यानी कि बच्चा जो सीख रहा है वो पहले से अधिगम के लिए तैयार है, उसका इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, तो क्या होगा, यहाँ पर तेजी दिखाई देगी सीखने में। ठीक, उसके बाद गेट्स व अन्य इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सीखने की प्रारंभिक गति बहुधा तीव्र होती है, परंतु इसको किसी भी दशा में सीखने की सार्वभौमिक विशेषता नहीं कहा जा सकता। ये गेट्स के कोट्स, ठीक है, गेट्स ने और उसके साथ कुछ और भी लोग थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने ये बात कही थी। बात करते हैं स्टार्ट एवं मुगडन के अनुसार, देखिए आ गया कि उन्नति की गति समान नहीं होती, अंतिम अवस्था की तुलना में प्रारंभिक अवस्था में उन्नति की गति बहुत अधिक होती है। उसके बाद देखते हैं मध्य अवस्था, मिडिल स्टेज में क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति कार्य का अभ्यास करता है, ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति कार्य का अभ्यास करता है, ठीक है, प्रैक्टिस करेगा, कहा गया है ना कि प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट बनाती है, इसलिए अभ्यास करता रहेगा, वैसे वैसे वह सीखने में उन्नति करता जाता है। लेकिन उसकी उन्नति का कोई स्थायी रूप नहीं होता है, कभी वह उन्नति करता है, प्रोग्रेस करता है, और कभी कभी वो जो है उसकी ज़िंदगी में डाउनफॉल भी आ जाता है, ठीक है, वो उस हिसाब से नहीं कर पाता। अभी आपको 3 बेहतरीन उदाहरण देता हूं, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। स्किनर ने कहा था कि सीखने में प्रतिदिन चढ़ाव उतार आता रहता, उतार चढ़ाव आता रहता, पर सीखने वाले की सामान्य प्रगति एक निश्चित दिशा में ही होती है। सीखने में भाई कभी उतार है, कभी चढ़ाव है। लोग अब बाइक चलाना आप लोगों में सीखे होंगे, शुरुआत में बहुत बार गिरे होंगे, फिर धीरे धीरे आज परफेक्ट हो गए हैं। आज आपसे कोई कह दे कि चले जाइए 500 किलोमीटर तो आप चले जाएंगे। तो सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है और इस सामान्य प्रगति एक निश्चित दिशा में होती रहती है सीखने वाले की। ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। इसके बाद देखते हैं लास्ट स्टेज। जैसे जैसे सीखने की अंतिम अवस्था आती है वैसे वैसे सीखने की गति धीमी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिकेट के लास्ट के कुछ ओवर, जैसे जैसे सीखने की अंतिम अवस्था आती है वैसे वैसे सीखने की गति धीमी हो जाती है। अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब व्यक्ति सीखने की सीमा पर पहुंच जाता है, यानी कि लिमिट ऑफ लर्निंग पर बच्चा पहुंच जाएगा या व्यक्ति पहुंच जाएगा। गेट्स अधिगम वक्र के चढ़ाव और उतार के कारण अनेक। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो लर्निंग कर्व हैं इनमें आखिरकार बच्चा सीखता क्यों है बहुत अच्छे से, और क्या कहते हैं क्यों वो नहीं सीख पाता। ये कर्व ऊपर नीचे क्यों बनते हैं, एक सही दिशा में क्यों नहीं जाते कि बच्चा केवल सीख ही रहा है लगातार, ऐसा क्यों नहीं होता। उसके पीछे रीज़न है। देखिए पहला है आपका एक्साइटमेंट। बच्चे के अंदर अभी आपको कुछ देखना है, कुछ सीखना है, तो अगर आपकी ही इच्छा नहीं कर रही सीखने की, देखने की, अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो फिर आप कैसे उसको सीखेंगे। कुछ दिनों बाद आप बोर हो जाएंगे और उसके बाद कहेंगे चलो हटो अब इसको करना ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तेजना, एक्साइटमेंट। उसके बाद संतुलन, एडाप्शन, ये भी बहुत जरूरी होती है जीवन में। अगर कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं है और आपकी ज़िंदगी उथल पुथल है तो आपका कुछ भी सीखने उखने का मन नहीं करेगा, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तीसरा थकान। जाहिर सी बात है अगर बच्चा थका हुआ है तो क्या सीखेगा, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो क्या सीखेगा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट कारण थकान है। चौथे की बात करते हैं तो प्रैक्टिस। बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सीखना है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका लर्निंग कर्व सही नहीं बनेगा। मान लीजिए आपने शुरुआत में किया सीखने के लिए और पूरा सपोज करते हैं कि बहुत लोग देखिए कहाँ जाते हैं, जिम जाते हैं। जिम जाते हैं ना, शुरुआत में कहेंगे अरे मैं तो बॉडी बनाऊंगा, सलमान खान जैसी बनाऊंगा, ठीक है, अर्नोल्ड की तरह बनाऊंगा। शुरुआत में एकदम चले गए और खूब एकदम मोटिवेट होके गए। लोगों ने पूछा हाउस द जोश, तो बोला हाई सर। अब उसी तरह वो चले गए। अब शुरुआत में गए, पहले 4-5 दिन बहुत एकदम पूछिए ही नहीं, सारे जितने भी पुशअप होते हैं सब कर डाले। लेकिन जब चौथे 5वें दिन हाथ दर्द करने लगा तो वहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा उनका मनोबल डाउन हुआ, शरीर में जब दर्द हुआ। उसके बाद क्या हुआ, थकान हुई। थकान हुई तो उन्होंने कहा अब नहीं जाएंगे, अब 4-5 दिन बाद ही जाएंगे। फिर धीरे धीरे और उनकी प्रैक्टिस करना उन्हें छोड़ दिया। जब उसको भी छोड़ दिया तो फिर भैया वो जो सलमान खान बनते बनते रह गए, ठीक है, और नहीं बन पाए। तो वही चीज़ अधिगम वक्र में होती है कि अभ्यास बहुत जरूरी है। अब देख लेते हैं अधिगम वक्र के प्रकार। 5वां देखिए प्रोत्साहन, मतलब मोटिवेशन भी बहुत जरूरी चीज होती है। उसके बाद देखते हैं सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें क्या है इसको भी समझाते हैं। दूसरा है उन्नतोत्तर वक्र अथवा ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, जिसको प्रोग्रेसिव कर्व और नेगेटिव प्रोग्रेसिव कर्व भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए नतोदर वक्र है जिसको कॉनकेव कर्व और पॉजिटिव प्रोग्रेसिव कर्व बोलते हैं। और सबसे लास्ट में चौथा है मिश्रित या मिक्स्ड कर्व या सिग्मॉइड कर्व और ग्राहास वक्र बोलते हैं। आइए एक एक करके हम इसको समझते हैं। देखिए
ये 4 सरल रेखीय आप देख रहे हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन चली गई है। इस तरह के बहुत जल्दी नहीं बनते, कोई भी बच्चा इस तरह लगातार नहीं सीख रहा है। अगर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फेल ना हो किसी भी चीज़ में, एकदम परफेक्ट होके। इस तरह के कर्व बहुत ही, मतलब मान के चलिए 3 या 4% बनते हैं इस तरह के। अब ये देखिए, शुरुआत में तो गति धीमी थी, उसके बाद तेजी हो गई सीखने में, ठीक, उन्नतोदर बोलते हैं। फिर उसके बाद ये नतोदर है आपका, शुरुआत में धीमा फिर तेज। उसके बाद मिश्रित है आपका धीमा तेज सीखने की गति बच्चे की। अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्किनर का एक कोड देख लेते हैं कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गांकित कागज ग्राफ पर ब्यौरा है। गेट्स ने कहा अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। अब देखते हैं सरल रेखीय वक्र। इसमें सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ता ही पाया जाता है। यह वक्र बहुत ही कम दशाओं में बनता है। मैंने कहा नहीं आपसे, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बनता है कि लगातार सीखता ही चला जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा कोई अगर गॉड गिफ्टेड है, बस ये उसी के साथ ही होता है अधिकतर। तो ये इसमें ये होता है, क्या होता है कि ये है प्रैक्टिस डे, इनपुट डेली प्रैक्टिस कर रहा है, उस हिसाब से आउटपुट आ रहा है। इसमें केवल ग्रोथ होती है, केवल उन्नति होती है, कोई अवनति नहीं, कोई डाउनफॉल नहीं होता। तो ये जल्दी ग्राफ ये नहीं बनते। इनका चेहरा आपको याद है, बहुत लोगों ने नाम तो सुना होगा, याद भले ना हो। उन्नतोदर वक्र प्रोग्रेसिव कर्व बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसको जो है नेगेटिव कर्व भी बोलते हैं, ठीक। कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक, ये बोलते हैं इसको। अब इन्होंने क्या किया, इनका नाम है करुण नायर। इन्होंने शुरुआत में जब ये सबसे पहले इंडिया के लिए डेब्यू किया तो इन्होंने पहले ही मैच में लगभग 300 रन मार दिए थे टेस्ट मैच में। और उसके बाद आज ये कहाँ है किसी को नहीं पता, क्योंकि अब क्रिकेट खेल रहे कि नहीं खेल रहे कुछ नहीं पता है। यानी कि शुरुआत में इनकी उन्नति हुई, इन्होंने खूब नाम कमाया, 13 शतक मार दिया, 3rd सेंचुरी, 300 रन। लेकिन उसके बाद ये क्रिकेट के फील्ड से धीरे धीरे गायब होते गए, इनकी परफॉर्मेंस खराब होती गई। यानी कि पहले इनका कैरियर ग्राफ बहुत अच्छा था, उसके बाद डाउनफॉल आता गया। इसी को बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। पहले बहुत तेजी से आगे बढ़े और उसके बाद फिर फेल हो गए। यानी पहले उन्नति बाद में अवनति, फर्स्ट प्रोग्रेस देन डिक्लाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए अब महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी आ गए आपके सामने। इन्होंने अपने आपको याद होगा जब ये पहली डेब्यू मैच में आए थे, ये पहले 0 पे ही रन आउट हो गए थे। और उसके बाद आप देखिए आज कहाँ पे हैं, महान धोनी कहे जाते हैं। तो इनकी पहले धीरे धीरे उन्नति हुई, बाद में तेजी से बढ़े। यानी कि पहले जो है ये हल्का फेल हुए, कुछ मैचों में रन आउट हो गए, फिर फ्लॉप रहे, धीरे धीरे विश्व कप 2020 से लेकर विश्व कप 2011 जीता और महान क्रिकेटर बन गए। विश्व कप 2011 ये तो जीता वनडे का, और विश्व कप जीता दूसरा, पहला जो जीता वो 2007, ठीक है, 2007 ये जीता था 2020, और ये जीता था इन्होंने वनडे का श्रीलंका के अगेंस्ट। इनका छक्का जो है 6 जो इन्होंने मारा था वो आज भी सभी के भारतवासियों के दिलों में बसा हुआ है। तो इन्होंने पहले क्या किया, ये पहले फेल होते गए, फिर बाद में धीरे धीरे ये महान क्रिकेटर बन गए। तो इसी को बोलते हैं नतोदर या धनात्मक वक्र, कॉनकेव। यानी कि पहले पहले फेल, पहले अवनति, पहले डाउनफॉल, उसके बाद उन्नति, ठीक है। अब ये डिटेल ले लेते हैं। देखिए चैनल पर क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर और रूट ऐप पर ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, वर्ल्ड इंडियन, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंग्लिश, रीजनिंग और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। वहाँ पर आप जाकर के इन सबको ले सकते हैं, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट और टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, उस पर आप जो लोग बात करके अपना संपर्क कर सकते हैं। देखिए लास्ट चौथा क्या है आपका, मिश्रित और अवग्रहास वक्र, मिक्स्ड एब्सोर्टेंट कर्व, या नतोदर और उतोदर का मिक्सर है, ठीक है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ नतोदर एंड उतोदर, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स का ये मिक्सचर है। जैसे कि आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत, ये दोनों कैरियर बहुत सा खेले हैं। आज सूर्य कुमार यादव कहाँ क्या है, इंडियन T20 टीम के कप्तान हो गए अभी फिर। लेकिन इनका क्या है, कैरियर ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, परमानेंट इनका वो जो फॉर्म है वो इनके साथ नहीं बना हुआ है। तो कभी T20 में खेलेंगे तो वनडे में जगह नहीं मिलेगी, टेस्ट में खेलेंगे तो T20 में जगह नहीं मिलेगी। तो इनके कैरियर में टॉप डाउन ऐसे चलता रहता है, और इनका जो ग्राफ बन जाता है वो मिक्स्ड बन जाता है, ठीक है, इस प्रकार से।
पहले धीमा, फिर तेज, फिर धीमा, फिर तेज। यानी कि जो प्रगति होती है सीखने की वो धीमी होती है, फिर तेज होती है, फिर धीमी होती है, फिर तेज होती है, और एंड सो ऑन, और ऐसे ही लगातार चलती रहती है। यह है स्काई, सूर्य कुमार यादव, और ये है ऋषभ पंत। तो ये जो क्रिकेटर है इनसे आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कौन सा कर्व कब बनता है। लास्ट में हम लोग देखते हैं सीखने का पठार। ये क्या होता है? सीखने का पठार क्या होता है कि जब बच्चा सीख रहा है, ठीक है, और कुछ समय तक उसकी जो प्रगति है, ग्रोथ वो एकदम रुक गई, तो क्या बनेगा? एक पठार बनेगा, प्लेटू बनेगा। जैसे यहाँ तक आया, अच्छा से सीखा, उसके बाद उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, एकदम कहीं चला गया काम वाम करने के लिए, 4 पैसे कमाने चला गया, फिर वहाँ से लौट के आया, फिर उसने मेहनत की, फिर आगे बढ़ा। तो जो बीच में जो टाइम गैप आया, बीच में जो उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, सीखने का काम छोड़ दिया, वो जो पठार बना उसी को बोलते हैं सीखने का पठार। ठीक है, सीखने में कुछ समय तक प्रगति रुक सी जाती है, इसी रुकावट को पठार कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो, और आपके अगर कोई डाउट्स हो, कुछ हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसको आप रिप्लाई आपको किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वो जो है अधिगम निर्योग्यता है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ते हैं और सीखने में उनकी जो कमी होती है, जो बीमारियां होती हैं सीखने में, आखिर क्या कमी रहती है, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से, पिक्चोरियल तरीके से और ट्रिक के माध्यम से वो भी आपको समझाया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।